नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 5 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं प्रशांत पांडे और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गोल्ड ने आज फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है। एमसीएक्स पर पहली बार गोल्ड 49,000 के ऊपर पहुंच गया है। जी हां, गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है और इसके साथ ही 49,000 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है गोल्ड। वहीं चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी भी 50,600 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। पिछले एक साल में सोने में 42% का जोरदार रिटर्न सामने आए हैं और आज एक नया रिकॉर्ड हाई सोने का। वहीं चांदी भी 50,550 के ऊपर रही। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, एक नया रिकॉर्ड हाई सोना बना रहा है और लगातार जब भी आपसे बातचीत होती है कुछ नए आंकड़ों के साथ। जी बिल्कुल, आज सोने ने पहली बार 49,000 के अहम साइकोलॉजिकल लेवल को पार कर लिया और हम लगातार यही टारगेट जी बिजनेस पर देते आ रहे थे कि 49,000 तो बहुत जल्द सोना पार करेगा और आज सोने ने इस टारगेट को पार कर लिया है। और पिछले एक साल की बात करें तो 42 से 43% का रिटर्न सोने ने दिया है और 2 सालों में 57% का जोरदार रिटर्न सोने ने निवेशकों को दिया है। और वहीं चांदी की बात करें तो पिछले 3 महीने में सिर्फ 22% का जोरदार रिटर्न मिला है और एक साल में 32% का रिटर्न चांदी ने भी दिया है। यानी जो दोनों तरफ एक चौतरफा रैली सोने और चांदी में हम लगातार देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि यूएस फेड ने इकोनॉमी को लेकर चिंता जताई है और लगातार एक अनसर्टेनिटीज का माहौल पूरी दुनिया में है और लग रहा है कि अनसर्टेनिटीज बहुत दिनों तक प्रिवेल होगा और पता नहीं कि कब तक ये रिकवरी लौटेगी। और उससे निवेशकों को लग रहा है कि इससे बेहतर विकल्प, सोने और चांदी से बेहतर विकल्प अभी कोई नहीं लग रहा है इन्हें निवेश के लिए। यही वजह है कि हर जितने तरह के सोने और चांदी में निवेश के तरीके हैं, हर तरह के का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो पेपर गोल्ड हो या सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड हो या फ्यूचर्स मार्केट हो या फिजिकल गोल्ड हो, हर तरह से लोग लेना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि हमने गोल्ड ईटीएफ में भी रिकॉर्ड बाइंग देखी है और गोल्ड ईटीएफ का भी इन्वेस्टमेंट अभी रिकॉर्ड लेवल के बेहद करीब पहुंच चुका है। यानी चौतरफा खरीदारी का माहौल सोने और चांदी को लेकर है। और चांदी को लेकर एक अहम बात यह है कि चांदी में निवेश मांग तो बढ़ी ही है, इसके अलावा चांदी को लेकर जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है और इसका फायदा चांदी को मिला है और साथ साथ सोने में तो तेजी जारी है। और हमने आज दिन के दौरान कई जानकारों से भी बात की तो अब उनके नए टारगेट आने लगे हैं। सोने को लेकर वो 58 से 60,000 रुपए के नए टारगेट दे रहे हैं अगले एक साल के लिए और वहीं चांदी का टारगेट उन्होंने अगले एक साल के लिए 65,000 रुपए का दिया है। बिल्कुल, एक तरह से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की डिमांड लगातार मजबूत से मजबूत तर होती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विश्वमोहन इस अहम जानकारी के लिए। इधर चीन के साथ सीमा विवाद में कमी के बावजूद भारत सरकार नरमी बरतने के मूड में नहीं है। सरकार चीन की आर्थिक नाकेबंदी और मजबूत करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जल्दी ही अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं उन्हें यह बताना जरूरी हो जाएगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर बिकने वाला प्रोडक्ट किस देश में बना हुआ है। तो एक बड़ा जो स्ट्रेटेजिक मूव है, लगातार एक तरह से दबाव कह सकते हैं आर्थिक तौर पर, आर्थिक नाकेबंदी जिसकी बात की जा रही है वो भारत की ओर से हो रही है। हमने कल भी आपको खबर बताई थी कि चीन के जो इंपोर्ट को लेकर किस तरह की आंकड़े हैं उसको सरकार ने मांगा है और वाणिज्य मंत्रालय से इस बारे में बातचीत चल रही है। और इन सब के बीच अब फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके लिए नियम सख्त होने वाले हैं। उनको बताना होगा कि आखिर उनके जो प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनका ओरिजिन कहां का है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, लगातार एक आर्थिक नाकेबंदी की बात की जा रही है और फ्लिपकार्ट और अमेज़न को लेकर यह बात लंबे समय से चली आ रही थी कि उन्हें अब प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है वो बताना पड़ेगा। पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, सरकार इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जितने भी कदम उठा रही है या जो भी नीतियां बना रही हैं उसके केंद्र में मात्र ये बात है कि मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाना है और इस मुहिम को आगे ले जाना है। और उसी दिशा में सरकार ने अब कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि प्रोडक्ट कहां बना है या कहां से इसको इंपोर्ट किया है ये सूचना
खरीदार तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने का जिम्मा संभाल लिया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए, जहां पर यह फैसला लिया गया था कि GEM प्लेटफॉर्म पे, उस सरकारी प्लेटफॉर्म पे जितने भी प्रोडक्ट बिकेंगे सब में ये बताना अनिवार्य होगा कि ये प्रोडक्ट कहां बना है या फिर कहां से इसको आयातित किया गया है। और अब अगला बड़ा कदम ये कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी कि अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो आने वाले वक्त में आपको ये सूचना देना ई कॉमर्स कंपनीज का अनिवार्य हो जाएगा कि वो आपको ये बताएं कि फला प्रोडक्ट कहां बना है या फिर ये कहां से इंपोर्ट किया गया है। इस दिशा में आज कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत DPIIT विभाग ने तमाम ई कॉमर्स प्लेयर्स के साथ एक अहम बैठक करी है और उनसे ये स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि अब आपको आने वाले वक्त में जितने भी नए प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने हैं या बेचने हैं, उसमें ये सूचना कंट्री ऑफ ओरिजिन जो भी प्रोडक्ट होंगे उसकी सूचना उपभोक्ता तक देनी जरूरी होगी। इसको लेकर के ई कॉमर्स कंपनीज ने भी अपनी सहमति जता दी है कि वो इस फैसले को या इस कदम को अपनाएंगे और इसको अपने प्लेटफॉर्म पे लागू करेंगे। इसको लेकर के DPIIT ने सभी ई कॉमर्स कंपनीज को 1 अगस्त का डेडलाइन ये फिलहाल सुझाया है। हालांकि ये डेडलाइन अंतिम डेडलाइन नहीं है, लेकिन 1 अगस्त का वो डेडलाइन तमाम ई कॉमर्स कंपनीज को सुझाया है कि जब वो ये इस फैसले को अपने अपने स्तर पे लागू कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स कंपनीज ने इसके जवाब में ये कहा है कि ये थोड़ा जल्दबाजी होगी, उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए जब वो अपने तमाम नए प्रोडक्ट जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो रहे हैं उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन बताएं। लिहाजा एक बात तो आप ये स्पष्ट समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में ई कॉमर्स कंपनीज ये इस फैसले को लागू करने जा रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप ई कॉमर्स यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजन के जरिए अगर आप खरीदते हैं तो आपको ये सूचना मिलेगी कि ये प्रोडक्ट कहां बना है या कहां से इंपोर्ट किया गया है। ये कब से लागू होगा इसको लेकर के फिलहाल दोनों के बीच में यानी कि ई कॉमर्स कंपनीज के बीच में और DPI के बीच में लगातार मीटिंग का दौर जारी है। 1 अगस्त की डेडलाइन को सुझाया गया है, लेकिन यह अंतिम नहीं है और अंतिम डेडलाइन क्या होगी इसके बारे में भी जल्द ऐलान हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका समीर इस अहम जानकारी के लिए। एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव कह सकते हैं लगातार दबाव बनाने की ओर चाइना के लिए। इधर आज हुई कैबिनेट की बैठक में PM गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने को मंजूरी मिल गई। इसे बढ़ाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना को बढ़ाने से 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा और इससे सरकारी खजाने पर 90,000 करोड़ का भार आएगा। साथ ही आज कैबिनेट ने उज्ज्वला स्कीम के एक्सटेंशन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर इंफ्रा डेवलपमेंट फंड को भी मंजूरी दे दी है। और कैबिनेट से एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड को मंजूरी मिल गई है और बहुत सारी बातें इसे लेकर सामने आ रही हैं और इसी के सिलसिले में हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने खास बातचीत की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश का होना बहुत आवश्यक है। सरकार का निवेश बड़ा है और उसी के कारण कृषि का क्षेत्र खड़ा है, लेकिन फिर भी वो मुनाफे में नहीं जाता। उसका मूल कारण है कि निजी क्षेत्र का निवेश खेत तक, गांव तक नहीं पहुंचता। अभी जो नए ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं जिसमें ट्रेड और कॉमर्स ऑर्डिनेंस है, उसके कारण किसान को एकदम आज़ाद मोदी जी ने कर दिया है। कहीं से भी वो अपनी फसल का सौदा कहीं भी कर सकता है और मनचाही कीमत पर कर सकता है। इन सब का ठीक प्रकार से किसान के हित में उपयोग हो पाए, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज उपलब्ध नहीं है। इसके कारण किसान की मजबूरी होती है कि उसकी फसल आ गई तो खेत में खड़ी है और अगर वो मंडी ले जाके बेचता है तो मजबूरी उसकी ये है कि जो भाव मिलेगा उसी में बेच के उसे आना पड़ता है, क्योंकि लौट के लाए तो रखे कहाँ, रखने की जगह नहीं। जैसे प्याज का विषय हर बार आता है, तो प्याज के किसान के लिए अगर प्याज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज होगा तो प्याज को लोग रोक सकेंगे और जब अच्छा भाव आएगा तब किसान बेच सकेगा। तो इसके अनुपलब्धता के कारण बड़ी मात्रा में किसान की जिन्स बर्बाद होती है। इस 1 लाख करोड़ के पैकेज के कारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग इकाइयाँ, ग्रेडिंग इकाइयाँ, पैकेजिंग यूनिट, ये सारी की सारी बनेंगी और गांव तक
इनकी पहुंच होगी। और इसके लिए हम लोग पैक्स को प्रमोट कर रहे हैं, एसएचजी को प्रमोट कर रहे हैं, एफपीओ को साधन दे रहे हैं। तो इससे ये ब्लॉक स्तर पर ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी और कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। एक तो मार्केटिंग एक बहुत अहम विषय है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर भी सरकार का ज़बरदस्त फोकस है। तो रिफॉर्म के स्तर पे आप आने वाले वक्त में किस दिशा में और बढ़ते हुए कदम आपको लग रहा है कि उठाए जा सकते हैं? देखिए, मार्केटिंग की दृष्टि से इनाम प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया और पिछले 5 वर्षों में 585 मंडियों को जोड़ा। इस 1 वर्ष में मिलाकर वो 1000 हो गई। और अभी जो ट्रेड ऑर्डिनेंस आया है उसके अंतर्गत देश में हजारों ई प्लेटफॉर्म बनेंगे। उन ई प्लेटफॉर्म को भी किसान अपना माध्यम बनाएगा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म सक्सेस हो सकें इसके लिए ज़रूरी है कि प्लेटफॉर्म के आसपास ग्रेडिंग की इकाई हो। और इन सब के बीच लॉकडाउन के बाद बिकी BS4 गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च के बाद बिकी BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन न किया जाए। कोर्ट ने 27 मार्च वाला आदेश वापस लिया है और इसके बाद से ही बहुत गहमा गहमी है। और पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, पूरी खबर की अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज एक काफी अहम हियरिंग थी जिसमें फाडा BS4 की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कराने के लिए एक दलील लेकर आप सामने गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने अपना जो 27 मार्च का ऑर्डर है उसको उन्होंने वापस ले लिया है। 27 मार्च के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी लॉकडाउन के 10 दिन के बाद 10% गाड़ियां जितने भी डीलर्स हैं वो बेच सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ये निकल कर सामने आया है कि स्पाडा जो एक डीलर्स का एसोसिएशन है, जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उन्होंने कुल मिला के 2.5 लाख गाड़ियां बेची हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो कैलकुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग डीलर सिर्फ 1.5 लाख गाड़ियां ही बेच सकते थे। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में आज काफी गर्मा गर्मी हमको देखने को मिली और जस्टिस अरुण मिश्रा ने साफ साफ फाडा को लताड़ लगाई कि उनके ऑर्डर का कोई पालन नहीं करा गया है और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोर्ट को घुमाने की कोशिश करी गई है। तो ये बात निकल कर आई थी इस हियरिंग से। लेकिन सूत्रों के मुताबिक फाडा बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में जितने भी BS4 गाड़ियां बिकी हैं लॉकडाउन पीरियड के बाद उसकी डिटेल्स लेकर जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे अहम आज ये बात बोली थी कि जो गाड़ियां बिक चुकी हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन वाहन पोर्टल पर हो चुका है सिर्फ उन्हीं को वैलिड माना जाएगा। लेकिन ऐसी कोई गाड़ियां हैं जो बिकने के बाद उनका वाहन पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो गाड़ी इनवैलिड होगी। तो अगली सुनवाई 23 जुलाई को है और 23 जुलाई को इन दो मेजर मुद्दों पर हमको एक जवाब मिलने की उम्मीद है कि जो गाड़ियां 31 मार्च के बाद बिकी हैं, जो BS4 गाड़ियां उसके बाद जो बिकी हैं, क्या उन कस्टमर्स को राहत मिलेगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दानिश इस अहम जानकारी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 7,42,417 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 22,752 नए केस सामने आए हैं और 482 लोगों की मौत हुई है। हालांकि देश में पिछले 24 घंटे में 15,515 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में ठीक होने वालों की संख्या 4,39,948 पहुंच गई है। और इस बीच मुंबई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए BMC ने बड़ा कदम उठाया है। अब मुंबई का डॉक्टर की पर्ची के बना भी कोरोना का टेस्ट करा सकेंगे। इसके पहले कोरोना के टेस्ट के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होती थी। ऐसा करने वाला मुंबई देश का पहला शहर बन गया है जहां इस तरह की कोई इजाजत दी गई है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 86,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई के धारावी से भी पिछले कुछ दिनों से अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। धारावी में अगर पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 1 कोरोना का मामला सामने आया है।
देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में मिशन बिगिन अगेन के तहत कोरोना वायरस लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। महाराष्ट्र में आज से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खुल गए। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक दूरी और 33% गेस्ट की शर्त के साथ इसे मंजूरी दी गई है। बिना लक्षण वाले लोगों को ही कमरा मिलेगा। मुंबई के एक ऐसे ही होटल का जायजा लिया हमारे संवाददाता एहसन अब्बास ने। मुंबई समेत महाराष्ट्र के होटलों के लिए आज बेहद खुशी का दिन है। 33% कस्टमरों के रिजर्वेशन की शर्त पर महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के होटलों को खोलने की इजाजत दे दी और आप देखते थे किस तरह से मुंबई के सभी आलीशान होटल पूरी तैयारी के साथ अपने जो कस्टमर्स, गेस्ट हैं, उनके जो वेलकम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज पहला दिन है, 3 महीने से ज्यादा वक्त के बाद होटल्स की शुरुआत मुंबई में दोबारा हुई है। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के दौरान 3 महीने से ज्यादा वक्त से सभी होटलों को बंद करने का महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया था और आज पहला दिन है। हम इस वक्त मुंबई के एक आलीशान होटल में मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी खुशी का दिन है? ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी होटल चालू हो रहा है, इतने दिनों से बंद था सब कुछ, इनकम बंद थी, उसकी वजह से कस्टमर्स आना शुरू हो गए। ये सभी थोड़ा आना चालू हो जाएगा आज से, क्योंकि आज से ऑफिशियली चालू हो चुका है ना, इसकी वजह से। क्या क्या आप लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, ये सब कुछ लिया जा रहा है। सैनिटाइजर है, डिसइंफेक्शन के लिए, गेस्ट अगर आते हैं उनके लिए सेफ्टी है, टेम्परेचर चेक किया जाता है, सब कुछ। बिल्कुल ना, जो होटल कर्मचारी हैं उनके चेहरों पर खुशी का जाहिर है कि एहसास बिल्कुल दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा वक्त से होटल्स महाराष्ट्र में बंद है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार मिशन बिगिन अगेन के तहत जो है अनलॉक कर रही है लगातार लॉकडाउन को, और ऐसे में जो आर्थिक जो गतिविधि है महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रही है और होटल व्यवसाय के जो दरवाजे हैं वो भी महाराष्ट्र सरकार ने खोल दिए हैं। हालांकि काफ़ी शर्तें हैं और उस शर्त पर किस तरह से होटलों को खरा उतरना है। देखिए, स्टाफ है पूरी तरह से फेस शील्ड लगाए हुए, फेस मास्क लगाए हुए, दस्ताने पहने हुए, सैनिटाइजर्स है, और 33% जो कस्टमरों को रिजर्वेशन कमरों में मिलेगा, ये शर्त है। जिन होटलों को क्वारंटाइन के तौर पे रखा गया है वो अभी नहीं खुलेंगे, लेकिन बाकी सभी जो होटल हैं उन्हें खोलने का महाराष्ट्र सरकार ने इजाज़त दे दी है और जिसके बाद मुंबई के होटल शुरू हो गए हैं। एहसन अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम के चलते अपने शहर वापस लौट गए हैं, लेकिन मकान मालिक को खाली पड़े घर के लिए हर महीने दिए जाने वाला किराया खटक रहा है, तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि देश के महानगरों में घरों को स्टोर रूम में बदलने का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। यह रिपोर्ट देखिए। ये 32 साल के आदित्य हैं और अभी अपने घर जम्मू में हैं। इनकी कंपनी, जिसका ऑफिस गुड़गांव में है, उसने इन्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया, तो आदित्य ने घर लौटना ही बेहतर समझा। इससे काम भी नहीं रुकेगा और परिवार के साथ भी रहेंगे। पिछले कई महीनों से अपने घर में रहने के कारण गुड़गांव में लिए अपने किराए के घर का हर महीने जाने वाला 32,000 रुपए किराया आदित्य को अखरने लगा। इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला और अपने किराए के घर का सारा सामान एक स्टोर में शिफ्ट कर दिया, जिसका हर महीने का किराया सिर्फ 7,000 रुपए है। इनिशियली 2 महीने तक मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया और देन मैंने उससे डिस्कस किया है कि वो अपना रेंट रिड्यूस कर दे, बट वो एडमेंट था फुल रेंट लेने के लिए। देन आई वाज रेफर्ड टू अ स्टोरेज फैसिलिटी बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स, और वो फैसिलिटी मेरे को 60% तक लेसर प्राइस पे स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी मेरे सामान के लिए। सिर्फ आदित्य ही नहीं, उनकी तरह दूसरे शहरों से आए बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम के चलते अपने अपने घरों को लौट चुके हैं और कोरोना के कारण फैली अनसर्टेनिटी के कारण पूरे घर का किराया देने की बजाय स्टोरेज स्पेस को चुन रहे हैं, जहां पर किराया सामान के मुताबिक तय है। जैसे इन स्टोरेज स्पेस में सूटकेस रखने का किराया मात्र 150 रुपए महीना है। फ्रिज, सोफा रखने के लिए आपको 800 से 1,000 रुपए महीना देना होगा। सामान की कंफर्मेशन ईमेल के जरिए भेजी जाती है। हमने एक सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करा है, वेरिन
आप मोवर्स एंड पैकेज अरेंज कर दीजिए और सामान हमारे यहाँ भिजवा दीजिए और हम आपका सामान सेफली रखेंगे। हमारे यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है 24/7, रूम्स लॉक्ड रहते हैं एंड देयर आर आल्सो CCTV कैमरास। So what we thought of doing is they had their own stuff, so we started converting our flats into storage spaces. As you can see, people have left their beds, appliances, fridges, sofas and everything in our locations so that they can pick it up back whenever they come back to Gurgaon, maybe next year or whenever this corona situation is over. स्टोरेज स्पेस से किराएदारों को कम किराए पर सामान रखने में मदद मिल रही है, वहीं मकान मालिकों के लिए भी आमदनी का एक नया जरिया खुल गया है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। नवीं से 12वीं तक के CBSE स्टूडेंट्स को एक बड़ी राहत मिली है, और क्या है ये राहत और क्या क्या बातें इसके दायरे में आएंगी, ये हम आपको बताएंगे। आज चर्चा होगी हमारे खास कार्यक्रम आपकी खबर आपका फायदा में। कोरोना की आफत, सिलेबस में राहत, शाम 6 बजे देखना मत भूलिए। आपकी खबर आपका फायदा। और कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन आज शेयर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 36,329 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 94 अंक फिसलकर 10,706 के स्तर पर बंद हुआ। और बाजार की अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, कैसा रहा मार्केट आज? देखिए, आज बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखा गया। शुरुआत तो तेजी के साथ हुई थी, लेकिन आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं वहां पर ऊपरी तरफ से गिरावट देखी गई, मुनाफा वसूली देखी गई, जिसका असर हमें इंडेक्स पर भी देखने को मिला। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो दिन के दौरान मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, 23,000 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, हालांकि ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर वहां से अगर आप देखें तो गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली। क्विकली वो वायदा बाजार के स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आई। PSU बैंकिंग फोकस में थे। कैनरा बैंक अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है 45% बढ़ते हुए नजर आया, स्टॉक में तेजी देखने को मिली। सेल में गजब की तेजी देखी गई, ओपन इंटरेस्ट भी 43% बढ़ता नजर आया। टाटा केमिकल्स और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी तो ऐसे स्टॉक है जहां पर आज तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आई। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जहां पर आज मंदी की पोजीशन बनती हुई नजर आई है। कमिंस इंडिया देखिए, ओपन इंटरेस्ट 22% बढ़ा और जो स्टॉक है उसमें गिरावट देखने को मिली। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ओपन इंटरेस्ट में 14% का इजाफा देखने को मिला। और बजाज फिनसर्व में भी अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट 11% बढ़ा और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताया कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो PSU बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा मोमेंटम में थे। आज के सत्र में अगर आप देखें तो इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB एंड JNK बैंक के कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो बढ़िया तेजी के साथ बंद हुए। मेटल स्टॉक्स में भी भरपूर एक्शन देखने को मिला। चुनिंदा मिड कैप स्पेस से अगर आप देखें जो मेटल स्टॉक्स हैं यहाँ पर काफी ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। नालको, वेदांता, JSW स्टील और कल्याणी स्टील, जो कि हमने आपको मालामाल वीकली के तहत भी बताया, इसमें भी बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखा था हमने कि पिछले दिनों काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो इस सेक्टर के अंदर कंसोलिडेशन का पेस देखा जा रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोल्टे पाटिल हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। और ऑटो स्टॉक्स में भी आज अगर आप देखें तो ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली। TVS मोटर्स, टाटा मोटर्स, मारुति और आइशर मोटर्स। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला सत्र था। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आशीष। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया का पहला सोने का होटल, जी हां, पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम की राजधानी हनोई में खुला है। इस होटल के दरवाजे, कप, टेबल, खिड़कियां, वॉशरूम, खाने के बर्तन, सब कुछ सोने का है। इसी महीने की शुरुआत में खुले इस होटल की चर्चा पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है। इस होटल का नाम है डोल्से हनोई गोल्डन लेक। 5 स्टार होटल है जो 25 मंजिला बनाया गया है। इस होटल में 400 कमरे हैं। होटल की बाहरी दीवारों पर करीब 54,000 वर्ग फीट गोल्ड प्लेटेड टाइल्स लगाई गई है। होटल के स्टाफ का ड्रेस कोड भी रेड और गोल्डन रखा गया है। लॉबी में फर्नीचर और साज सज्जा में भी सोने की कारीगरी की गई है ताकि पूरे होटल में गोल्डन एहसास हो। वॉशरूम में बाथटब, सिंक, शावर से लेकर सभी एक्सेसरीज गोल्डन है। बेडरूम में भी फर्नीचर और साजो सामान पर गोल्ड प्लेटिंग की गई है।
डबल बेडरूम स्वीट में एक रात रुकने का किराया करीब 75,000 रुपए है। वहीं होटल्स के रूम का शुरुआती किराया करीब 20,000 रुपए है। प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत 4,85,000 रुपए प्रति रात है। छत पर इन्फिनिटी पूल बनाया गया है। यहाँ से हनोई शहर का खूबसूरत नजारा दिखता है। यहाँ की छत की दीवारों पर भी गोल्ड प्लेटेड ईंट लगी है। इस होटल को दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे लग्जरी होटल का खिताब दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।